दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक जबरदस्त साउथ कोरियन रिवेंज साइकोलॉजिकल मूवी को लेकर आया हूँ, जिसका क्लाइमेक्स आपको कहीं ना कहीं महाराजा मूवी की याद दिला देगा। मूवी बहुत ही बेहतरीन है, इसलिए आखिरी तक जरूर देखना। मूवी का नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसे आप प्राइम वीडियो पर जाकर भी देख पाएंगे। तो चलिए अब बिना किसी स्पॉइलर के शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कहानी की शुरुआत में एक हत्यारा बड़ी चालाकी से एक आदमी के गले पर ब्लेड से हमला करके उसे मार देता है। लेकिन वो हत्यारा यही नहीं रुकता, बल्कि वो अपने अगले शिकार की ओर बढ़ता है, जो कि एक औरत थी जो गाड़ी में मेकअप ठीक कर रही थी। अब वो सोचती है कि शायद उसका पति वापस आया है, इसलिए वो दरवाजा खोल देती है। लेकिन उसे नहीं पता था कि मौत उसका इंतजार कर रही है, और देखते ही देखते वो कातिल उसकी भी जान ले लेता है। अब ये पूरी घटना पास खड़ी एक लड़की देख लेती है, जो ये देखकर काफी डर जाती है। अब अगले दिन सुबह पुलिस को 2 लाशों की रिपोर्ट मिलती है, जिनके सिर और पैरों को कातिल द्वारा एकदम उल्टी पोजीशन में सीट पर रखा गया था। इसके बाद डिटेक्टिव सैम मौके पर पहुंचता है और सोचता है कि इन हत्याओं का तरीका तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि एक आदमी पहले भी कर चुका है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि वो आदमी अभी भी पुलिस हिरासत में होता है। तो आखिर जो आदमी पहले से लॉकअप में हो, वो किसी दूसरे को कैसे मार सकता है? इसलिए अब वो यही सवाल अपनी पुलिस की टीम से करता है। लेकिन उसकी टीम उसे यकीन दिलाती है कि वो शख्स पूरी रात उनकी निगरानी में था और जेल में बंद था, यानी उसने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन फिर भी सैम को ये बात हजम नहीं होती, इसलिए अब वो उस सस्पेक्ट रॉन को पूछताछ के लिए बुलवाता है, जिसके ऊपर उसे शक था। अब वो रॉन से पूछता है कि क्या तुम्हारे जैसे कोई और भी लोग हैं जो तुम्हारी तरह मर्डर करते हैं, या उनका तरीका तुमसे मेल खाता हो? तो रॉन उसके एक भी सवाल का जवाब नहीं देता, और उसका ये घमंड सैम को बहुत चुभता है। लेकिन सबूत न होने के कारण पूछताछ सिर्फ फॉर्मेलिटी बनकर रह जाती है, और सैम के हाथ कुछ नहीं आता। अब वापस जाते वक्त रॉन एक जवान लड़की से टकरा जाता है, और एक पल के लिए उसका खतरनाक रूप सामने आने ही वाला होता है। लेकिन तभी वो खुद को संभाल लेता है। असल में उसे नहीं पता था कि ये वही लड़की है जिसने पिछले दिन वो हत्या देखी थी। हालांकि ये लड़की भी उससे कुछ नहीं बोलती, बस रॉन को ध्यान से देखती रहती है। अब सीन यहाँ से फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि सालों पहले रॉन और उसका एक साथी अनाथ आश्रम में एक साथ बड़े हुए थे। साथ ही दोनों का बहुत अजीब सा रिश्ता था। असल में वो दोनों अंदर से क्रूर थे और जानवरों को मारने में मजा लेते थे, जैसे कि वो कोई साइको हों। लेकिन फिर उम्र बढ़ने के साथ वो जानवरों को छोड़कर सीधा इंसानों को मारने लगे, और इस तरह उनका इंटरेस्ट इंसानों को मारने में बढ़ गया और ये उनके लिए खेल बन गया। इसके बाद थोड़ा समय बीता और सालों पहले एक डिटेक्टिव उनके पीछे पड़ गया, क्योंकि चारों तरफ हत्याएं हो रही थी और उस डिटेक्टिव को इन दोनों पर शक हो चुका था। लेकिन इसकी खबर इन दोनों को भी लग गई, जिसके बाद जब एक रात वो डिटेक्टिव अपना काम खत्म करके अपने घर जा रहा था, तो उसी बीच उसकी गर्दन पर किसी ने तेजी से वार कर दिया। अब पूरी तरह से खून में लथपथ और हाथ से उस खून को रोकते हुए वो जैसे तैसे अपने घर तक पहुंच गया, जहां सामने उसकी बेटी थी, और आते ही उसने दम तोड़ दिया और अपनी बेटी की गोद में उसकी जान चली गई। और उसकी बेटी का नाम था हिजू। फिर थोड़ी देर के बाद उसका दोस्त सैम उसके घर आया, जो अपने साथ एक केक लाया था। असल में आज हिजू के पिता का जन्मदिन था, जिसे ये तीनों साथ में मनाने वाले थे। लेकिन सैम ये देखकर हैरान रह गया कि उसके दोस्त की जान जा चुकी है, जबकि हिजू को लगता है कि उसके पिता अभी भी सो रहे हैं और थोड़ी देर में जागते ही वो लोग उनका जन्मदिन मनाएंगे। अब ये देखकर सैम को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो समझ जाता है कि ये काम उसी आदमी का होगा जिसके पीछे उसका दोस्त यानी हिजू का पिता अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। लेकिन उसकी सोच से विपरीत हम देखते हैं कि जल्द ही वो हत्यारा पकड़ा जाता है, जिसका नाम था रॉन। वही रॉन जिसको प्रेजेंट में सैम ने पूछताछ के लिए बुलाया था। खैर, इस रॉन ने सिर्फ कुछ ही महीनों में 7 कत्ल कर दिए थे, लेकिन सबूत सिर्फ एक ही मर्डर के मिल पाए, जिस वजह से उस पर केस तो चला, लेकिन एक मामले में दोषी होने की वजह से उसे सिर्फ 15 साल की सजा मिली। हालांकि सभी पीड़ितों के परिवार इस फैसले से बहुत ही नाखुश थे। साथ ही सैम को भी गुस्सा था कि ये जानवर आदमी सिर्फ 15 साल में छूट जाएगा, जबकि ये बहुत ही बड़ी सजा डिजर्व करता था। इसलिए अब उसने उसी दिन बदला लेने की ठान ली, और तब से उसके दिल में बदले की आग जल रही थी। लेकिन दूसरी तरफ जब पुलिस वाले रॉन को वहां से ले जा रहे थे, तो छोटी हिजू ने उस हत्यारे का चेहरा अपने दिमाग में बसा लिया था। और इसी बीच हम देखते हैं कि रॉन के जाते वक्त सभी परिवार वाले कोर्ट में हल्ला कर रहे होते हैं, जबकि एक आदमी बहुत ही शांति से रॉन को जाते हुए देख रहा होता है और खुद रॉन भी उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे देख रहा होता है।
असल में रॉन जानता था कि उसे धोखा देकर जेल भिजवाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका पुराना दोस्त जॉन था, यानी वही हत्यारा जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। लेकिन पुलिस इस मामले में रॉन को उठा लाई थी, जिस वजह से पुलिस को हर मामले में उसका कोई लिंक नहीं मिला था। लेकिन आखिर ऐसी क्या बात थी कि एक बार दोस्त रह चुके ये दोनों दोस्त अब एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे? तो दरअसल बात ये थी कि इन दोनों को एक लड़की से प्यार हो गया था, जिसके बाद रॉन की गर्लफ्रेंड ने जॉन के साथ मिलकर उसे धोखा दिया। फिर जब रॉन को पता चला तो वो पता चलने पर गुस्से से पागल हो गया, जिसके बाद उसने उस लड़की को बेरहमी से मार डाला। इसीलिए फिर उसने जॉन से बदला लेने का प्लान बनाया। लेकिन जॉन उससे 2 कदम आगे था, जिस वजह से उसने रॉन को फंसाकर उल्टा जेल भेज दिया। खैर, अब सीन पूरे 15 साल बाद शिफ्ट होता है, जहां हम देखते हैं कि रॉन अपनी सजा काटने के बाद जेल से बाहर आता है और सबसे पहले उसका सामना सैम से होता है, जो उसे दोबारा जेल भेजने को तैयार था। असल में सैम 15 साल पुरानी घटना को अभी तक नहीं भूला था, जबकि रॉन अभी भी अपने जुर्म कबूल करने को तैयार नहीं था। इसलिए अब सैम ने अपनी टीम को आदेश दिया कि वो लोग रॉन पर 24 घंटे नजर रखें ताकि उसके खिलाफ सबूत मिल सके। इसके बाद हम देखते हैं कि सैम ने अपने सभी लोगों को 500-500 के नोट निकालने को कहा और चुपके से सारे पैसे अपने पास रख लिए। इसीलिए अब एक नए ऑफिसर को लगा कि बॉस उनसे पैसे वसूल रहा है, लेकिन उसका शक तब खत्म हुआ जब सैम ने एक मोटा लिफाफा एक लड़की को दिया जिसमें वही पैसे थे। और दोस्तों, ये लड़की कोई और नहीं बल्कि हिजू थी, जो अब बड़ी हो चुकी थी। यहाँ हमें पता चलता है कि पिछले 15 साल में हिजू, जो कि एक अनाथ थी, वो कभी अनाथ आश्रम में नहीं रही थी, बल्कि सैम के साथ पूरा पुलिस डिपार्टमेंट मिलकर उसकी परवरिश कर रहा था। साथ ही हिजू बड़ी होकर समझदार और दयालु लड़की बन गई थी और स्टेशन का हर पुलिस वाला उसे अपनी बेटी की तरह मानता था। अब हम देखते हैं कि इस समय तक हिजू अपनी माँ पर नजर रखे हुए थी, जिसने उसे छोड़ दिया था। असल में उसके दिल में उसकी माँ के लिए प्यार भी था, क्योंकि उसकी माँ भी हमेशा उसकी तरफ देखती थी। लेकिन वहीं हिजू के मन के एक कोने में अपनी माँ के लिए गुस्सा भी था, क्योंकि माँ होते हुए भी हिजू को बचपन से ही एक अनाथ की तरह रहना पड़ा था। लेकिन जो भी हो, वो अपनी माँ को तकलीफ में नहीं देख सकती थी। वो अक्सर देखती थी कि उसका सौतेला बाप हर दूसरे दिन उसकी माँ को मारता पीटता था, जो कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। इस बीच हिजू ने अपने पिता के कत्ल को भी कभी नहीं भुलाया। इसीलिए अब उसे पता चला कि रॉन जेल से रिहा हो चुका है, तो उसने अपने सालों पुराने बदले के प्लान को शुरू किया ताकि वो अपने पिता की मौत का बदला ले सके। इसलिए अब वो धीरे धीरे रॉन पर नजर रखने लगी और इसी बीच एक रात उसने जॉन की मौजूदगी भी महसूस की और उसने देखा कि जॉन का कत्ल करने का तरीका रॉन के तरीके से बहुत मिलता जुलता है। इसलिए उसके दिमाग में नया प्लान बनने लगा कि वो रॉन को जॉन के किए हुए कत्लों के इल्जाम में फंसा देगी। लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी चीजें उसके प्लान के मुताबिक नहीं चली, तो इसके बाद उसने अपना अगला कदम उठाया और अपने सौतेले बाप को मारने का फैसला किया, जिसने सालों तक उसकी माँ को सताया था। असल में हिजू ने अपनी माँ का दुख देखा था और अब और ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसलिए उसने सोचा कि अब वो अपने सौतेले बाप का इस्तेमाल रॉन को फंसाने के लिए करेगी। इस तरह अब उसने रॉन का पीछा करना शुरू किया और कुछ वक्त बाद वो जान चुकी थी कि रॉन हर सुबह पार्क में जॉगिंग करने जाता है। इसलिए उसने फैसला किया कि वो अपने सौतेले पिता को मारेगी, वो भी रॉन की स्टाइल में, और इसके बाद वो उस लाश को पार्क तक घसीट कर लाएगी ताकि रॉन पर शक जाए, क्योंकि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड पहले से था। तो इस तरह उसने अपने सौतेले पिता को मार दिया और आखिर में उसकी लाश को पार्क के पास लाकर रख दिया, ठीक उसी रास्ते पर जहां से रॉन गुजरता था। और प्लान के मुताबिक जब रॉन वहां पहुंचा तो उसने लाश को देखकर पहचान लिया कि ये मर्डर तो ठीक उसी के स्टाइल में किया गया है। इसलिए उसे लगा कि कोई तो है जो उसकी नकल कर रहा है और उसको फंसाना चाहता है। वो समझ जाता है कि अगर ये सब फिर से शुरू हो गया तो पुलिस उसके पीछे पड़ जाएगी। लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि असली हत्यारा तो उसके आसपास ही छुपा हुआ है। तभी उसे दूर खड़ा एक शख्स दिखता है जिस पर उसे शक होता है। इसलिए रॉन फौरन उसके पीछे भागा, लेकिन वो छोटा सा आदमी तेजी से भागकर उसकी नजरों से गायब हो गया। लेकिन रॉन इस बात से हैरान था कि वो खुद रोज 10 किलोमीटर दौड़ता था, फिर आखिर ये आदमी उससे तेज कैसे निकल भागा। और फिर हमें पता चलता है कि वो दूसरा आदमी कोई और नहीं बल्कि हिजू ही थी। असल में वो सालों से रॉन के बारे में पता कर रही थी और उसे पता था कि रॉन तेज भागता है और दूर तक भाग सकता है। इस तरह उसने खुद को भी उसके खिलाफ ट्रेन किया था और अपनी स्पीड को उससे तेज करने के बाद ही उसके सामने जानबूझकर इस तरह गई थी। असल में अब वो रॉन की तेजी देखना चाहती थी ताकि अपने बदले के प्लान को और बेहतर बना सके। दूसरी तरफ रॉन भी सोच में पड़ा हुआ था
कि आखिर ये आदमी कौन हो सकता है जो उसे फंसाना चाहता है। लेकिन इसी बीच जल्द ही एक के बाद एक कत्ल होने लगे थे और वो सभी रॉन के ही पुराने स्टाइल से मिलते जुलते थे। हालांकि सैम के कहने पर पुलिस पहले से रॉन का पीछा कर रही थी और उस पर नजर रखे हुए थी। इसके बावजूद वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर रॉन जब इधर उधर जा ही नहीं रहा तो वो उनकी नजरों से बचकर कत्ल कैसे किए जा रहा है, क्योंकि इतने कत्ल होने के बाद भी पुलिस को रॉन के खिलाफ कोई पक्का सबूत नहीं मिला था। इसलिए अब गुस्से में सैम ने रॉन से दोबारा सामना करने का फैसला किया। इस तरह अब सैम उसकी लोकेशन पर गया जहां वो उसे एक रेस्टोरेंट में नूडल्स खाते हुए मिला। इस बीच सैम का गुस्सा बढ़ गया और उसने रॉन के बाउल में मिर्ची का पूरा बर्तन ही उड़ेल दिया। लेकिन इसके बावजूद रॉन ने कोई रिएक्शन नहीं दिया और वो शांति से अपने नूडल्स खाता रहा। फिर खाने के बाद उसने सैम से कहा कि इससे तेरा पार्टनर जिंदा नहीं हो जाएगा, खुद को संभाल। उस बात को अब 15 साल बीत चुके हैं। अब कानून के पास रॉन को पकड़ने का कोई तरीका नहीं था और उसका घमंड सैम को और ज्यादा भड़का रहा था। इसलिए एक बार को सैम के दिमाग में आया कि वो रॉन को वहीं मार दे, चाहे उसे जेल जाना पड़े। लेकिन ये करना उसके लिए भी इतना आसान नहीं था। खैर, जब बाद में रॉन अपने घर पहुंचा तो उसे लगा कि कोई आहिस्ता से उसका घर का दरवाजा खोल रहा है, इसलिए उसने फौरन अपने फोन को बंद कर दिया। लेकिन तभी हमने देखा कि अंदर घुसने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका पुराना दोस्त जॉन ही था। अब दोनों एक दूसरे की चालों से वाकिफ थे, इसलिए दोनों के बीच में एक खामोश लड़ाई शुरू हो गई। इस बीच जॉन कुछ नहीं बोला क्योंकि उसे पता था कि रॉन उसकी हर हरकत पर नजर रखेगा। और इसी के साथ जैसे ही जॉन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो रॉन ने जोर से अपना चाकू फेंका। इसके बाद जब जॉन ने दरवाजे पर कान लगाया तो रॉन ने अपना छुरा उसी जगह पर गाड़ दिया। ये देखकर अब जॉन पूरी तरह से हैरान रह गया कि जेल में इतने सालों रहने के बाद भी रॉन का निशाना अभी भी एकदम सटीक था। इसलिए अब जॉन सोच में पड़ गया कि रॉन से सीधा लड़ना सही होगा या नहीं। लेकिन असली हैरानी उसे तब हुई जब एक और मेहमान रॉन के घर में आ गया, जो कि पुलिस ऑफिसर सैम था। अब रॉन को देखते ही सैम की आंखों में गुस्सा भड़क उठा, क्योंकि उसे शक था कि रॉन कोई नया जुर्म प्लान कर रहा है। लेकिन इस बीच सैम को नहीं पता था कि कोई उस पर भी नजर रखे हुए है, पर है तो पुलिस वाला ही। इसलिए सैम को महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई तो है, यानी रॉन और उसके अलावा कोई और भी है जो उस घर में मौजूद है। यही सोचते हुए उसने रॉन को एक हाथ से पकड़ा और इसके बाद जब वो पीछे घूमा तो वहाँ कोई नहीं था, यानी जॉन इतने में वहाँ से निकल चुका था। इसके बाद हम हिजू को देखते हैं जो अपनी माँ के घर के सामने वाली बिल्डिंग की छत पर बैठी थी और चुपचाप अपनी माँ को देख रही थी। लेकिन आज कुछ अलग था। उसकी माँ बस देखे जा रही थी और साथ ही उनमें कोई भी हलचल नहीं थी। इसे देखकर हिजू को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए अब हिजू ने हिम्मत जुटाकर अपनी माँ के घर जाने का फैसला किया। लेकिन जब वो वहाँ गई तो उसे अपनी माँ की लाश मिली, जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। असल में उसकी माँ अपने दूसरे पति की मौत के बाद से बहुत टूट गई थी और दर्द में चल बसी थी। अब इस तरह अपनों को एक एक करके मरते देख हिजू का दिल भी टूट गया। जो पहले से नफरत से भरा था वो अब और गुस्से से भर गया। इसलिए अब उसने हर चीज का जिम्मेदार रॉन को माना और उसे सजा देना जरूरी समझा। लेकिन इसी बीच जॉन के पता लगाने के बाद उसके मन में शक पैदा हो गया कि असली हत्यारा रॉन था या जॉन। लेकिन जब उसने रॉन के पुराने केसेस की फाइल्स देखी तो उसे समझ में आया कि हत्यारा सिर्फ एक नहीं था, बल्कि शायद रॉन और जॉन दोनों मिलकर काम करते थे, क्योंकि उनके तरीके काफी हद तक एक जैसे थे। इस तरह अब हिजू ने जल्दी से उस आदमी के रिकॉर्ड्स निकाले और क्योंकि पुलिस स्टेशन में उसका रोज आना जाना था, इसलिए उसने आसानी से पता लगा लिया कि उसी आदमी यानी जॉन ने ही रॉन की रिपोर्ट की थी, जिसके कारण उसकी गिरफ्तारी हुई। तो इस तरह अब उसके लिए साफ था कि रॉन और उस आदमी के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन तो था, जो अब इतना खराब हो चुका है कि दोनों एक दूसरे की जान लेने को तैयार थे। तो इस बात का फायदा उठाकर अब हिजू ने एक प्लान बनाना शुरू किया। इसलिए वो पहले एक पेट स्टोर गई और वहाँ से एक बड़े खूंखार कुत्ते के लिए लोहे की चेन खरीद लाई और इसके बाद उसने एक ट्रक भरकर खाली बियर की बोतलें खरीदी, जिन्हें उस आदमी यानी जॉन के घर भिजवा दिया। अब रात को वो चुपचाप उसके घर में आ गई और फिर उसके लौटने का इंतजार करती रही। इसके बाद जब जॉन अपने घर आया तो उसने देखा कि उसके घर की पूरी बिजली गुल थी। अब अंधेरे में कैंडल ढूंढते हुए वो अपने घर में इधर उधर जाने लगा, जिस वजह से अचानक उसके पाँव में कुछ नुकीला चुभ गया। अब चेक करने के लिए जैसे ही उसने नीचे देखा तो उसके घर में फर्श पर टूटे हुए शीशे के टुकड़े बिखरे थे, जो असल में उन्हीं बियर की बोतल्स को तोड़कर हिजू ने वहाँ पर प्लेस किए थे। इसी बीच जैसे ही लाइट झिलमिलाई तो उसने ऊपर देखा कि वहाँ एक लड़की बैठे बैठे उसका इंतजार कर रही थी। फिर उस आदमी ने पूछा कि कौन है वहाँ और मेरे घर में ये सब क्या कर रखा है।
तो हमें पता चला कि हीजू ने पहले ही उन शीशे के टुकड़ों के बीच में कुछ तारें बिछा रखी थी ताकि जरूरत पड़ने पर वो काम आ सके, और इस तरह उनमें करंट दौड़ाकर वो अपने तेज दिमाग से उस किलर को आसानी से पकड़ लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि हीजू ने चुपके से वो लाश उठाई क्योंकि उसे पता था कि उस लाश को कहाँ छुपाना है। उधर रॉन जब अपने काम से लौटा और फिर अपने बेड पर आराम करने के लिए लेटा तो उसे कुछ अजीब लगा कि जैसे कोई चीज उसके बेड पर पड़ी हो। इसलिए जैसे ही उसने अपना कंबल हटाया तो उसे हटाते ही वो पूरी तरह से हैरान रह गया क्योंकि उसके बेड में किसी की लाश पड़ी हुई थी और साथ ही उस लाश के गले में एक कुत्ते के पट्टे वाली चेन भी थी। फिर वो उस लाश के चेहरे को ओपन करके देखता है तो उसे पता चलता है कि ये लाश जॉन की थी जिसे किसी ने बेरहमी से मारकर वहां छोड़ दिया था। अब रॉन समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये सब क्या हुआ और ये किसने किया होगा कि तभी अचानक हीजू पीछे से छलांग मारकर उस पर टूट पड़ी और उसने एक डॉग चेन से रॉन का गला दबाना शुरू कर दिया। लेकिन वो उसे मारने के लिए ये सब नहीं कर रही थी, बल्कि वो उसे दम घोंटकर बेहोश करना चाहती थी क्योंकि वो ये दिखाना चाहती थी कि दोनों किलर्स के बीच लड़ाई हुई और रॉन ने जॉन को मार दिया ताकि रॉन उसके मर्डर केस में फंस जाए और पुलिस उसे पकड़कर ले जाए बड़े सबूतों के साथ, क्योंकि आज तक पुलिस को उसके खिलाफ कोई बड़ा सबूत नहीं मिला था। लेकिन बदकिस्मती से उसका ये प्लान भी काम नहीं किया क्योंकि दूसरी तरफ पुलिस के आने से पहले ही रॉन को होश आ चुका था और वो वहां से भाग चुका था। इसलिए जब पुलिस पहुंची तो उन्होंने कमरे में सिर्फ जॉन की लाश देखी जबकि रॉन वहां पर नहीं था। साथ ही पुलिस को वहां बेड पर सिर्फ ताजा खून का निशान मिला। अब वहां सैम भी मौजूद था जिसने वो खून देखकर अंदाजा लगा लिया कि खून ताजा है, इसका मतलब रॉन अभी दूर नहीं भागा है बल्कि वो अभी भी उसी बिल्डिंग में है। इसीलिए उसने तुरंत होटल लॉक करने का आदेश दिया और हर कमरे की तलाशी शुरू करवा दी। और इसी बीच एक कमरे में पुलिस ने एक अजीब नजारा देखा। उन्होंने देखा कि एक आदमी और एक औरत खून में पूरी तरह से लिपटे हुए बाथ टब में पड़े थे और हैरानी की बात ये थी कि वो दोनों अभी भी जिंदा थे। इसलिए अब पुलिस ने उन्हें तुरंत हॉस्पिटल भेजा और जब हॉस्पिटल में मौजूद नर्स ने होश में आई उस औरत से बात की तो उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। हम नोटिस करते हैं कि वो घबराकर इधर उधर देख रही थी और कुछ इशारा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नर्स को लगा कि वो शॉक में है इसलिए ऐसा कर रही होगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इन सब के पीछे रॉन था जो चुपके से उसे धमका रहा था कि अपना मुंह बंद रखे। अब इस चाल की वजह से रॉन को होटल से चुपके से निकलने का मौका मिल गया और साथ ही उसे निर्दोष लोगों को मारने का एक और मौका भी मिल गया। इस बीच सैम क्राइम सीन पर सोच रहा था कि रॉन आखिर भागा कैसे, और तभी उसने बेड के नीचे खून का एक निशान देखा जिसे देखकर उसने वहां का मैट्रेस हटा दिया और फिर मैट्रेस उठाने से उसे पता चला कि कमरे में रहने वाला वो आदमी असल में वहां मरा पड़ा था, जबकि रॉन बिना कोई निशान छोड़े पहले ही वहां से निकल चुका था। इधर अपना प्लान पूरा करने के बाद हिजू को लगा कि भले ही रॉन पकड़ा ना जाए लेकिन अब वो एक वांटेड किलर है तो ये बात अपने आप खत्म हो जाएगी और आखिरी में वो पकड़ा या मारा जाएगा, इसलिए अब वो अपने सपनों पर ध्यान दे सकती है। लेकिन अगले ही दिन अखबार की हेडलाइन को देखकर वो हिल गई थी क्योंकि उस खबर के हिसाब से पुलिस ने तय कर लिया था कि रॉन असल में किलर नहीं है, क्योंकि इस बार भी उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला था। दरअसल ऊपर से आदेश आए थे कि रॉन का नाम साफ कर दो ताकि जनता में से कोई आदमी ये सवाल ना उठाए कि पुलिस एक हत्यारे को पकड़ने में नाकाम रही। हालांकि खुद सैम भी इस फैसले से खुश नहीं था और उसके अंदर रॉन के लिए जो गुस्सा था वो धीरे धीरे नफरत में बदल रहा था। उधर ये खबर सुनकर हिजू भी परेशान थी, इसलिए अब उसने ठान लिया कि वही इस दरिंदे को उसके गुनाहों की सजा दिलाकर रहेगी। और उधर रॉन भी जानता था कि पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए उसे पता लगाना ही था कि आखिर कौन बार बार उस पर इल्जाम लगवा रहा है और उसे बार बार मर्डर केस में फंसाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए अब वो एक इंटरनेट कैफे में गया जहां उसने जल्द ही पता लगा लिया कि वो पार्क वाला आदमी असल में उसी औरत का दूसरा पति था जिसके पहले पति को उसने सालों पहले मारा था। साथ ही उसने ये भी पता लगा लिया कि उस पुलिस वाले की एक बेटी भी है जिसकी उम्र और हाइट जानकर वो समझ गया कि ये वही लड़की थी जिसने उस पर हमला किया था। तभी रॉन को अचानक ऐसा एहसास हुआ जैसे कि उसे सारी पहेली समझ में आ गई हो। हम देखते हैं कि वो इस वक्त कैफे में बैठा हुआ था और सिस्टम पर सारी चीजें चेक करते हुए सिगरेट पी रहा था। फिर कुछ लोग उसकी सिगरेट से परेशान होने लगे तो कैफे का मालिक उसे आकर बोला कि सर इसे बंद कर दीजिए या बाहर जाकर पहले सिगरेट खत्म कर लीजिए क्योंकि लोगों को दिक्कत हो रही है। लेकिन रॉन ने उसे ऐसे डांट दिया जैसे कि वो खुद उस कैफे का मालिक हो और फिर उससे बोला कि चल भाग यहाँ से। अब उसकी शक्ल देखकर मालिक समझ गया कि उस आदमी से पंगा नहीं लेना चाहिए क्योंकि अब उसे याद आ गया था कि पुलिस किसी ऐसे ही शख्स को ढूंढ रही थी
इसलिए उसने बिना देरी किए तुरंत पुलिस को फोन कर दिया और उसके बारे में बता दिया। अब इत्तेफाकन सैम उसके पास ही था, इसलिए वो फौरन उस कैफे में पहुंच गया। लेकिन जब तक वो पहुंचा तब तक रॉन वहां से निकल चुका था। फिर सैम ने कैफे के मालिक से पूछा कि वो आदमी कहाँ बैठा था, और वहां जाकर सैम ने देखा कि वहां एक आधी जली हुई सिगरेट कंप्यूटर के पास मौजूद थी, और वो सिगरेट अभी गर्म थी, जिससे सैम समझ गया कि रॉन आसपास ही होगा। इसलिए उसने तुरंत अपनी बंदूक निकाली और वहां मौजूद सभी लोगों को दीवार के पास खड़े होने को कहा। इसके बाद वो एक एक करके सबको चेक करने लगा, लेकिन इतने में भीड़ में छुपे रॉन ने झपट्टा मारकर सैम पर हमला कर दिया और फिर तेजी से बाहर की ओर भागने लगा। इसके बाद रास्ते में वो जल्दी जल्दी में एक नए पुलिस वाले से टकरा गया, जो कि नया नया होने की वजह से गोली चलाने में हिचकिचाने लगा, और इसी बात का फायदा उठाकर रॉन ने उसकी छाती में अपना चाकू घोंप दिया। लेकिन हम नोटिस करते हैं कि उसने उसे मारा नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि कोरिया में पुलिस वाले को मारना उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। इसलिए उसने फौरन उसकी हल्की सी मरहम पट्टी की ताकि वो बच जाए, और इसके बाद वो फौरन सैम की गाड़ी लेकर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गया, जहां मौजूद गार्ड उसका चेहरा नहीं देख पाया, बल्कि सैम को उस गाड़ी के अंदर समझकर उल्टा उसे सैल्यूट करने लगा। यानी एक तरह से सबसे खतरनाक जगह उसके लिए सबसे सुरक्षित जगह बन गई। अब असल में उसका मकसद गाड़ी लौटाना नहीं था, बल्कि हिजू का पता निकालना था, जो उसे सिर्फ पुलिस स्टेशन से मिल सकता था। अब इत्तेफाक से हिजू भी उस वक्त पुलिस स्टेशन में मौजूद थी, जिसने रॉन को छुपते हुए अंदर जाते देख लिया था। लेकिन सब कुछ पता होने के बाद भी उसने ऑफिसर्स को बताने की बजाय ये बात अपने तक रखी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर रॉन छुपकर घुसते हुए पकड़ा गया तो कुछ सालों में वो फिर से छूट जाएगा, और जो सजा उसे मिलनी चाहिए वो उसे नहीं मिल पाएगी। तो इस तरह अब हिजू ने अपना आखिरी प्लान बनाया। अब तक वो समझ गई थी कि रॉन पुलिस को बेवकूफ बनाकर उसका पता निकाल लेगा, और उसका निशाना वो खुद होगी, जिसके बाद वो उसे मारने उसके घर तक जरूर आएगा। तो इस तरह अब रॉन हमेशा की तरह अपना चाकू लेकर हिजू के घर में घुसने लगा। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, वैसे ही मोशन डिटेक्टर की वजह से वहां की लाइट्स बुझ गईं, और अचानक एक परछाई उसकी ओर बढ़ने लगी। इसके बाद जब उन दोनों का आमना सामना हुआ तो तब तक दोनों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। अब हिजू को लगा कि उसे वही डर अभी महसूस हुआ जो शायद उसके पिता को छुरा लगने पर हुआ होगा, लेकिन उसकी नफरत इतनी ज्यादा थी कि वो रॉन से डर नहीं रही थी, बल्कि उसे सच कबूलने को कह रही थी। इसके बाद रॉन ने कबूल कर लिया कि हाँ, मैंने ही तेरे बाप को मारा था। जिसके बाद गुस्से से भरी हिजू ने उस पर फिर से हमला किया और वहां से भागने लगी। अब रॉन ये देखकर हैरान था कि छुरा लगने के बाद भी वो इतनी तेजी से कैसे भाग रही है। अब उसने सोचा कि उसे जाने देना नहीं चाहिए, वरना वो उसके लिए खतरा बन जाएगी, तो इसीलिए अब वो उसका पीछा करने लगा। अब यहाँ पर उसके साथ साथ हमारे लिए भी अजीब बात ये थी कि हिजू शहर की भीड़भाड़ वाली गलियों को छोड़कर सुनसान पहाड़ी की ओर भाग रही थी, जहाँ वो ज्यादा अनसेफ होती, जिससे रॉन को लगा कि वहाँ उसे मारना काफी आसान होगा। इसलिए थोड़ी देर बाद आखिर में उसने हिजू को पकड़ ही लिया। इसके बाद वो उसे मारने ही वाला था कि तभी हिजू ने मौका पाकर रॉन को वापस से छुरा मार दिया और फिर वापस से वहां से भाग निकली। अब भागते भागते उसने सैम को फोन करके कहा कि रॉन मेरी जान के पीछे पड़ा है, इसलिए जल्दी आ जाइए। इसके बाद हमने देखा कि रॉन ने उसे फिर से पकड़ तो लिया, लेकिन इस बार उसने उसे कुछ नहीं किया। असल में वो जानता था कि हिजू को पुलिस ने पाला है, इसलिए वो उसे मारने नहीं बल्कि उसके खिलाफ सबूत जुटाकर उसे फंसाना चाहता था, ताकि उसका खुद का नाम साफ हो जाए और जॉन के कत्ल का इल्जाम उस पर आ जाए। अब इसके बाद जैसे ही हिजू को उसका इरादा समझ आया तो वो उससे फिर से छूटकर पहाड़ों की ओर भागने लगी। और फिर कुछ देर बाद रॉन एक पार्क में पहुंचा जहां हिजू झूले पर झूल रही थी, जहां उसकी आंखों में एक पक्का इरादा था। इसके बाद उसने अपना स्कार्फ निकाला और रॉन के सामने फेंक दिया। साथ ही उसने कहा कि इसे सैम अंकल को दे देना, ठीक है। अब रॉन को लगा कि हिजू पागल है, पता नहीं क्या कर रही है। इसी बीच हम देखते हैं कि हिजू के गले में कुत्ते वाला कॉलर बंधा हुआ था, जबकि रॉन समझ नहीं पा रहा था कि ये सब आखिर क्या हो रहा है और ये लड़की क्या करने की कोशिश कर रही है। लेकिन तभी पुलिस के सायरन की आवाज नजदीक आने लगी, जिसके बाद हिजू ने उस चेन को अपने कॉलर से बांधा और वापस से तेजी से झूलने लगी। इसी बीच उसने रॉन की ओर देखकर कहा कि अब तेरा खेल खत्म हुआ, अब तू अपनी सारी जिंदगी जेल में काटेगा। और इस तरह अचानक तेजी से झूलते हुए उसने अचानक झूला छोड़ दिया, और ऐसा करते हुए अचानक वो चेन से टाइट हो गई और एक झटके में हिजू का गला टूट गया, जिससे वो मौके पर ही खत्म हो गई। अब इससे हुआ ये कि रॉन पर उसकी मौत का इल्जाम आ गया था और उसके पास हिजू का स्कार्फ भी था,
जिसके बाद रॉन को रंगे हाथों पकड़ने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इस बीच हिजू के बेजान शरीर को देखकर सैम पूरी तरह से टूट गया, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे हिजू को ऐसे मरते हुए देखना पड़ेगा। और इसी के साथ ये जबरदस्त मूवी हिजू के सेक्रीफाइस के साथ एंड हो जाती है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला था कि मूवी का क्लाइमेक्स मुझे महाराजा मूवी की याद दिला गया, जिसमें एक तरफ एक पिता ने खुद को खत्म कर दिया था, जबकि इसमें एक बेटी ने अपने पिता के रिवेंज को पूरा करने के लिए खुद का सेक्रीफाइस कर दिया। तो दोस्तों, ये मूवी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं तो आपको मिलूंगा ही अगली ऐसी शानदार कहानी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।